एआईपीएम जो प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट है हमारी, एडवांस इलस्ट्रेशन। ध्यान रखना, जो नीट्स की तैयारी करने हैं उनके लिए तो ये पूर्णतः हेल्पफुल है ही है, लेकिन डिफेंस में जिसने 10 ईयर्स के नीट्स एआईपीएमटी की प्रॉब्लम्सों को सॉल्व कर लिया है, तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ किसी भी कीमत पर वो बंदा डिफेंस में फिजिक्स में फेल नहीं हो सकता। नीट्स की एक बार लूसेंट करने के बाद नीट्स के सॉल्व पेपर पढ़ लो, किसी के भी कोई भी ऑनलाइन लेक्चर कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। बेस्ट एग्जांपल है ये नीट्स के प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर एक अच्छे लेवल और अच्छी इन्फॉर्मेंट्स के लिए, क्योंकि वहाँ भी लगभग ये नीट्स का लेवल और एयरफोर्स के लेवल में ज़्यादा अंतर नहीं है। नीट्स का थोड़ा सा हाई होता है, पहले एयरफोर्स का बहुत ज़्यादा लो लेवल होता था, लेकिन अब लेवल मॉडरेट होते चले गए हैं और अच्छा लेवल एयरफोर्स का भी आने लगा है। तो बेहतर परफॉर्मेंस के लिए ये डेफिनेट है कि मैंने भी कुछ सेलेक्टेड स्टूडेंट हैं तो मैंने उन्हें नीट्स के सॉल्व पेपर कराए। कुछ तो मेरी नीट्स की बहुत सारी बुक्स जो भी थी, मेरे पास बहुत सारे कोचिंगों का स्टडी में मटेरियल था, नीट्स के बहुत सारे दोस्त, तो इसकी वजह से जितने भी नीट्स के मॉडल पेपर तो स्टूडेंट ले गए और वो खुद सेलेक्ट हो गए, लेकिन वापस वो नहीं आ पाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि उन्होंने उन्हें पढ़ा और वो सिलेक्शन दे गए। बस इसी से हमें खुशी है। तो इसी वजह से मैं नीट्स के कुछ मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एडवांस इलस्ट्रेशन तुम्हारे लिए डालने वाला हूं, तो उन्हें देखिए। मैं क्वेश्चन नंबर पहले से आपकी शुरुआत कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 100 मीटर त्रिज्या के एक वृत्तीय पथ पर एक मोटर गाड़ी स्थिर चाल से चल रही है। 100 मीटर त्रिज्या का एक वृत्तीय पथ है, कितना, 100 मीटर त्रिज्या का वृत्तीय पथ है, और वो कह रहा है कि एक पूरा चक्र करने में 62.8 सेकंड का समय लगता है। एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगता है वो किसका समय लगता है, 62.8 सेकंड का। टोटल जो टाइम है एक चक्कर में वो कितना है, 62.8 सेकंड का। अब वो मेरे से कह रहा है प्रत्येक वृत्तीय चक्र पूर्ण करने के लिए गाड़ी का माध्य वेग और माध्य चाल होंगे। माध्य वेग का मतलब क्या होता है भाई, एक चक्र पूर्ण। माध्य वेग का मतलब होता है एवरेज वेलोसिटी, कई बार माध्य वेग जिसे हम क्या बोलते हैं, एवरेज वेलोसिटी। माध्य वेग की बात करने लगूं, एवरेज वेलोसिटी। अब देखो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, कण को एक चक्कर पूरा करने में, कण यहाँ पे गया और 62.8 सेकंड के बाद यहीं पे आ गया, तो एवरेज माध्य वेग कितना होता है मेरा, कुल विस्थापन। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, कुल विस्थापन अपॉन कुल समय, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। लेकिन कुल विस्थापन जहाँ पे गया वहीं पे आ गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। तो मेरा जो आंसर आ जाएगा टोटल टाइम, चाहे आप कितना भी हो, 62.8 सेकंड कितना भी हो, तो मेरा माध्य वेग की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। क्योंकि माध्य वेग कितना होता है, माध्य वेग का फॉर्मूला होता है कुल विस्थापन अपॉन कुल समय। पार्टिकल यहाँ से गया था, बाद में वहीं पे आ गया, तो माध्य वेग कितना हो गया, 0। माध्य वेग 0 हो गया तो मेरा कुल विस्थापन 0, तो माध्य वेग भी कितना हो जाएगा, 0। अब वो कह रहा है हमारी अगला जो सेकंड पार्ट है इसका, वो कह रहा है माध्य चाल कितनी होगी। अगर मैं बात करने लगूँ माध्य चाल की, तो माध्य चाल जो आएगी मेरी वो कितनी आएगी, माध्य चाल जो आएगी वो आएगी मेरी, माध्य चाल आती है मेरी कुल दूरी अपॉन कुल समय। अब मैं कुल दूरी की बात करने लगूँ, एक चक्कर में दूरी कितनी होती है, 2πr, और r का मान कितना है मेरा, 100 मीटर, और कुल समय कितना लगा उसको, 62.8 सेकंड। तो एक बार देखो 2 इंटू पाई का वैल्यू कितनी होती है, 3.14 का तुम 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा मेरा 6.28 इंटू 100 इंटू ये। अब देखो यहाँ 2 पॉइंट है, यहाँ 1 पॉइंट है, तो अगर मैं बात करने लगूँ 100 से तो मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों पॉइंट कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बचेगा मेरा 628, और यहाँ तुम देखो पॉइंट लगाओगे तो ऊपर क्या आ जाएगी, एक 0। तो देखो 662 से 628 कट जाएगा, और यहाँ आंसर कितना बचेगा, मात्र 10। तो जो तुम्हारी वेलोसिटी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, माध्य चाल 10 मीटर प्रति सेकंड। माध्य वेग देखो यही होती है, कैलकुलेशन है, ये तुम कर लोगे। मेन चीज़ है यहाँ तक इसकी समझ में आया, कुल दूरी अपॉन कुल समय। तो कुल दूरी एक चक्कर में कितनी होती है, 2πr, तो ये कितना हो जाएगा, 62.8। तो ये क्वेश्चन, ये प्रॉब्लम अच्छी थी। और अगली प्रॉब्लम हम देखते हैं AIPMT 2006 की। पहली प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम नॉर्मल थी, ईजी थी, और आप बड़े आसानी से आप इसे कर सकते हो। अगला प्रॉब्लम है जो कि काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है, वो कह रहा है कि एक कण सीधी रेखा में चल रहा है, तो कण की O से x दूरी पर, मतलब x जो कण का विस्थापन दिया है वो है 40 प्लस 12t माइनस टी क्यू। वो कह रहा है कण का विस्थापन और समय में रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। तो वे कह रहा है कण विराम अवस्था तक पहुंचने में कितनी दूरी तय करेगा। कण जब विराम अवस्था में आएगा, वो कह रहा है जब कण
कण का वेग 0 होगा तब वो कितनी दूरी तय करेगा, डिस्टेंस बाय पार्टिकल। तो एक बात देखना, सबसे पहले ये क्वेश्चन विशेष अच्छा है। क्यों? क्योंकि जब ये क्वेश्चन आया था APMT में तो हमारे टीचर्स ने भी बताया था हमको, जब AIT वगैरह में क्वेश्चन कराते हैं जनरली तो एक चीज़ बताते हैं कि इसमें ज़्यादातर स्टूडेंटों ने मिस्टेक्स की थी, और वो कौन सी मिस्टेक्स की थी वो तुम भी करोगे। ऑप्शन आप देख सकते हो, वीडियो पॉज करके आप इसे चालू कर सकते हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, वो कह रहा है कि विरामावस्था में आने तक कण कितनी दूरी तय करेगा। तो स्टूडेंट क्या करेंगे, सबसे पहले विरामावस्था में आने तक यानी वेग कितना हो जाएगा 0। तो पहले वेग dx/dt कर देंगे, dx/dt कर देंगे तो 40 का अवकलन कितना हो जाएगा 0, 12t का कितना हो जाएगा 12, माइनस टी क्यू का कितना हो जाएगा 3t²। 12 माइनस 3t² को 0 के बराबर कर दिया जाएगा जो वेग है मेरा, तो 12 बराबर कितना हो जाएगा 3t², और यहाँ से क्या हो जाएगा t² बराबर 3/4, तो t² बराबर 4, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी 2। अब t बराबर 2 सेकंड आ गया, फिर वो क्या करेंगे, t बराबर विरामावस्था में आने तक कितनी दूरी तय करेगा, तो ये विस्थापन का रिलेशन है। तो t बराबर 2 वो इस समीकरण में रख देंगे, तो t बराबर 2 वो इस समीकरण में रख देंगे तो आंसर कितना आएगा 40 प्लस t बराबर 2, तो 12 दूना 24 माइनस ये 8 हो गया। 40 और 24 कितना हो गया मेरा 64, 64 में से 8 गए तो कितना बचा मेरा 56, और 56 मीटर सी ऑप्शन भी है। आपको दिख रहा है कि 56 जो मीटर है वो कौन सा है हमारा, सी ऑप्शन है, जो कि बिल्कुल क्या है गलत। सी ऑप्शन गलत है हमारा। क्यों है गलत सी ऑप्शन? क्योंकि मेथड तो हमने सही लगाया है, गलत इस वजह से है, वो कह रहा है कि विरामावस्था में आने तक कण कितनी दूरी तय करेगा। सबसे पहले तो एक बात देखो कि कण है कहाँ पे। अगर तुम देखने लगोगे कण चल रहा है, जैसे तुम कण का विस्थापन का समीकरण ये है x बराबर 40 प्लस 12t माइनस टी क्यू। तो सबसे पहले तो मुझे ये देखना पड़ेगा कण है कहाँ पे। तो t बराबर 0 पे देखो, जब तुमने शुरू किया था t बराबर 0 रखोगे तो कितना आएगा इसका, t बराबर 0 तो 12t 0, तो कण कहाँ पे है t बराबर 0 पे, कण 40 मीटर पे है। और जब उसका वेग 0 हो गया, जब उसका वेग 0 हो गया तो उसके जब बाद जो दूरी आई थी वो कितनी आई थी 56 मीटर। कितनी आई थी 56 मीटर। तो कण पहले 40 पे था और दूरी कितनी आई थी 56 मीटर, तो उसने जो दूरी तय की थी वो कितनी की थी मात्र 16 मीटर। यदि कण मूल बिंदु पे होता, कण कहाँ से चालू करता, मूल बिंदु से, ऐसा कोई समीकरण होता x बराबर t² 5t, इस टाइप का कोई समीकरण होता कण का विस्थापन, तो t बराबर 0 पे कण कहाँ पे होता है 0 रखो तो कण मूल बिंदु पे, तो तुम्हारा आंसर कितना होता 56 सही होता। लेकिन t बराबर 0 पे कण पहले 40 पे था और तुम्हारी जो दूरी आई थी वो कितनी आई थी, वेग 0 है कहाँ पे 56 मीटर पे। जब x का मान कितना आया था हमारा, वेग 0 है तो x का मान कितना आया था 56 मीटर। तो वेग 56 मीटर पर कण का वेग 0 हो गया, लेकिन उसने मूल बिंदु से शुरू नहीं किया था, उसने शुरू कहाँ से किया था 40 मीटर से। कण कहाँ पे खड़ा हुआ था, मूल बिंदु से 40 मीटर दूरी पर, वो 56 तक पहुंचा, उसका वेग कितना हो गया 0, तो उसने दूरी कितनी तय की 16 मीटर। आर यू अंडरस्टूड? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। Then most of students they think always then he started to move from origin, but it was not true. तो देखो भाई यही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। 16 मीटर दूरी आएगी, वो मूल बिंदु पे नहीं खड़ा हुआ था, वो कहाँ पे खड़ा हुआ था, समझ में आ गई होगी बात, वो 40 मीटर दूरी पर खड़ा हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, दो पिंडों 1 kg और 3 kg की ऊंचाइयां 16 मीटर और 25 मीटर से छोड़ा जाता है तो पृथ्वी तल तक पहुंचने में लगने वाले समय का अनुपात होगा। पहली बार t बराबर 2h/g, कण का जो द्रव्यमान होता है वो कण का जो जमीन तक पहुंचने में लगने वाला समय t बराबर 2h/g द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता, सिर्फ किस पे निर्भर करता है, t प्रोपोर्शनल h पे निर्भर करता है। तो मैं लिख सकता हूँ डायरेक्ट T1/T2 बराबर रूट के अंदर H1/H2। तो रूट के अंदर H1 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, रूट के अंदर H1 16 और H2 कितना है मेरे पास 25, तो ये आ जाएगी मेरी 4/5। कहानी समाप्त, 4/5 डी ऑप्शन। अरे गुरुजी ये तो तुमने ही पढ़ाया था, नीट में भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं क्या उनके यहाँ, यू कैन क्रैक। अगला क्वेश्चन, किसी प्रक्षेपण को, विशेष इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विशेष इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जस्ट वो कह रहा है किसी प्रक्षेपण को 45 माइनस थीटा और 45 प्लस थीटा के प्रक्षेपण कोणों के द्वारा प्रक्षेपित क्षैतिज परासों का अनुपात होगा। देखो भाई क्षैतिज परास का फॉर्मूला होता है u² sin 2θ/g। एक बार कण को किससे फेंका गया था, एक बार जो कण को फेंका गया था 45 माइनस थीटा से,
तो एक बार जो थीटा दिया है वो कितना है 45 माइनस थीटा, और दूसरी बार किससे फेंका गया था 45 प्लस थीटा से, तो वो कह रहा है क्षैतिज परासों का क्या अनुपात होगा। थीटा की जगह किससे फेंका गया है 45 माइनस थीटा डिग्री के कोण से। तो मैं क्या करूँगा एक क्षैतिज परास आर मान लेता हूँ और ये रख देता हूँ मैं आर बराबर मेरा कितना हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी, और थीटा की जगह क्या रख दिया मैंने 45 माइनस थीटा, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा 2 इंटू यू स्क्वायर साइन 2 इंटू ये कितनी आएगी 45 माइनस थीटा, ये कितनी आएगी 45 माइनस थीटा अपॉन जी। अब देखो यहाँ से मेरा जो रिलेशन आएगा वो आएगा यू स्क्वायर साइन 90 माइनस 2 थीटा, ये कितना हो जाएगा 2 का तो मल्टीप्लाई करोगे तो 90 माइनस 2 थीटा कितना हो जाएगा 90 माइनस साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है कॉस थीटा। तो यहाँ से जो R1 की वैल्यू आ जाएगी मेरी, R1 की वैल्यू ये कितनी आ जाएगी यू स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। देखो यहाँ 45 से मल्टीप्लाई करोगे 90, 2 का मल्टीप्लाई 90 माइनस 2 साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो साइन 90 माइनस 2 थीटा बराबर कॉस 2 थीटा, तो यू स्क्वायर कॉस 2 थीटा अपॉन जी। ये तो मेरा क्या आ गया R1, ये कितना आ गया R1। अब मैं दूसरा निकालने लगे अब R2, 45 डिग्री 45 माइनस थीटा कोण पर फेंका तो मेरा कितना आया R1। अब 45 प्लस थीटा कोण पर फेंकते हैं तब हमारा कितना आता है, तब हमारा कितना आता है जब हमने किस पर फेंका है R1 की वैल्यू कितनी है हमारी, जो R1 की वैल्यू है यू स्क्वायर कॉस 2 थीटा ओवर जी, ये हमें दिमाग में रखनी है। अब R2 देखते हैं जब हमने कोण को किस पर फेंका है 45 प्लस थीटा पर, तो R2 कैसे निकालूंगा यू स्क्वायर साइन 2 इंटू थीटा की जगह कितना है मेरा 45 प्लस थीटा अपॉन जी। तो इधर देखो मेरा ये कितना आ जाएगा यू स्क्वायर साइन 90, ये कितना हो जाएगा 90 प्लस 2 थीटा अपॉन जी, तो ये जाएगा यू स्क्वायर, ध्यान रखना साइन 90 प्लस 2 थीटा। तो एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि साइन 90 प्लस थीटा किसके बराबर होता है कॉस थीटा के, और साइन 90 माइनस थीटा भी किसके बराबर होता है कॉस थीटा के। साइन 90 माइनस थीटा भी कॉस थीटा और साइन 90 प्लस थीटा भी कॉस थीटा, सबको ये दिमाग में रखनी है। तो साइन 90 प्लस 2 थीटा कितना आ जाएगा कॉस 2 थीटा ओवर जी, तो यू स्क्वायर कॉस 2 थीटा ओवर जी और यू स्क्वायर कॉस 2 थीटा ओवर जी दोनों समान हैं, तो R1 बराबर कितना आएगा R2। कड़ को 45 माइनस थीटा पर फेंके या 45 प्लस थीटा पर फेंके, दोनों के लिए क्षैतिज परास कितनी होगी समान होगी, R1 बराबर R2। अब देखो सेकंड मेथड इजीएस्ट वे में बाय रॉबिन्सन। तो देखो अगर मैं सेकंड मेथड हमने दिखाऊं तो हमने एक चीज़ पता थी कि यदि किसी कड़ को प्रीवियस लेक्चरों में हम पढ़ चुके हैं इस चीज़ को, यदि किसी कड़ को हम थीटा डिग्री कोण पर फेंकें या किसी कड़ को थीटा पर फेंकें या 90 माइनस थीटा पर फेंकें, किसी कड़ को थीटा या 90 माइनस थीटा फेंकें, तो मतलब कहने का मतलब है यदि थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर 90 डिग्री हो, थीटा 1 प्लस थीटा 2 किन्हीं दो थीटा के कोणों का योगफल कितना हो 90 डिग्री, तो किसी तुमने दो ऐसे कोणों पर फेंका है प्रक्षेपे को कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 दोनों का योगफल कितना है 90 डिग्री, तो क्षैतिज परास हमेशा दोनों बराबर होती हैं। तुमने किसी कड़ को थीटा 1 पर फेंका तो क्षैतिज परास R1 है, थीटा 2 पर फेंका तो क्षैतिज परास कितनी है R2, तो और दोनों का योगफल कितना है 90 डिग्री। तो ध्यान रखना कि हमेशा R1 बराबर कितना होगा R2। तो डायरेक्ट एक बार देखो 45 प्लस थीटा और 45 माइनस थीटा, 45 प्लस थीटा 45 माइनस थीटा, ये थीटा 1 हो गया, ये कितना हो गया थीटा, दोनों को जोड़ो 45 प्लस थीटा प्लस 45 माइनस थीटा, तो थीटा से माइनस थीटा क्या हो जाएगा कैंसिल, 45 प्लस 90, तो थीटा 1 प्लस थीटा से दोनों को तुम जोड़ दोगे तो आंसर कितना आ रहा है 90। तो R1 बराबर कितना होगा R2। दोनों की क्षैतिज परास कैसी होंगी बराबर। या भी तुमको अगर ऐसे भी देने लगे, यदि वो तुमको ऐसे दे कि यदि किसी कड़ को 60 माइनस थीटा, यदि किसी कड़ को 60 माइनस थीटा और 30 प्लस थीटा, 60 माइनस थीटा और 30 प्लस थीटा के कोण पर फेंका जाता है, क्षैतिज परास R1 एवं R2 हैं, तो रिलेशन क्या होगा। तो देखो कितने भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन दे तुम्हें ध्यान रखनी है, यदि थीटा 1 प्लस थीटा 2 कितना है 90 डिग्री, थीटा 1 प्लस थीटा 2 90 डिग्री है, तो एक ही रिलेशन है तीनों लोग 14 भवनों में R1 बराबर R2। यदि थीटा 1 प्लस थीटा 2 90 डिग्री है देन R1 इक्वल टू R2। तो साइन 60 माइनस थीटा 30 प्लस थीटा, तो दोनों को जोड़ो तुम 60 और 30 कितना हो गया 90, माइनस थीटा प्लस थीटा कैंसिल, इन दोनों का योगफल कितना है थीटा, तो R1 बराबर R2। तुमसे कोई भी दे या दे 10 माइनस थीटा
10 माइनस थीटा, और या क्या दे तुमसे 80 प्लस थीटा, 10 माइनस थीटा या 80 प्लस थीटा, दोनों को जोड़ दो, 10 80 और 10 90, माइनस थीटा से प्लस थीटा कैंसिल हो जाएगा, योगफल कितना आ रहा है 90, तो R1 बराबर R2, 10 माइनस थीटा पे फेंके या 80 प्लस थीटा पे फेंके, कितना भी कॉम्प्लेक्स दे, कीप इन माइंड रॉबिन्सन स्टेटमेंट, θ1 प्लस θ2 इक्वल टू 90 डिग्री, देन R1 इक्वल टू R2, देन जनरलाइजेशन होता है, इसे जनरली जानते हैं, लेकिन इनका जनरलाइजेशन करना हर किसी के बस की बात नहीं होती, बट यू आर टीचिंग इन 360 डिग्री डिफेंस अकेडमी, यू आर लर्निंग इन 360 डिग्री डिफेंस अकेडमी, दैट्स व्हाई यू डोंट नीड टू वरी, जस्ट इंक्रीज योर परफॉर्मेंस एंड बी विद रॉबिन्सन। जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर अगर मैं 5 की बात करने लगूं, एक मोटर गाड़ी X से बाई चाल तक, X से बाई तक एक मोटर गाड़ी X से बाई तक अचर चाल BU से चलती है। एक मोटर गाड़ी X से बाई तक, ये वाली कंडीशन तो कुछ ऐसी ही है ना, एक मोटर गाड़ी है वो X से बाई तक, ये X है ये बाई है। अगर मैं बात करें एक मोटर गाड़ी X से बाई तक अचर चाल, एक मोटर गाड़ी X से बाई तक अचर चाल BU से चलती है, अचर चाल BU से चलती है, और बाई से X तक अचर चाल BD से वापस जाती है। X से बाई तक किससे चलती है BU से, और बाई से X तक अचर चाल BD से कहाँ आती है वापस, यहाँ पर पहुँच जाती है वापस। तो ये कह रहा है तुम्हारे लिए कि इस पूरी यात्रा में गाड़ी की औसत चाल होगी। अरे कितना सरल है, हमने पढ़ा है, देखो X से बाई तक ये आधी, तो टोटल दूरी कितनी है उसकी, X से बाई तक और बाई से X तक, तो आधी चाल कौन सी हो गई X से बाई तक, जिसकी वेलोसिटी कितनी है BU, और वापस वाली की वेलोसिटी कितनी है BD। तो हमें पता है कि आधी चाल आधी दूरी B1 वेग से और रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस किससे B2 वेग से, देन एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कितना होता है 2b1 b2 अपॉन b1 प्लस b2। तो पहली चाल कितनी है bu, तो टी कितना हो जाएगा 2bu अपॉन bd, दूसरी चाल कितनी है bd, तो कितना हो जाएगा bu प्लस bd। तो ये ऑप्शन कंप्लीट हो गया, एवरीवन नोज अबाउट दैट, इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी 2b1 b2 अपॉन b1 प्लस b2। 3 पार्टिकल होते हैं तो क्या होता है 3b1 b2 अपॉन b1 प्लस b2, b2 प्लस b3, b3 प्लस b1, b3 इंटू b1। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, विशेष इंपॉर्टेंट है, विशेष इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इसको, बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है काफ़ी, एडवांस इलस्ट्रेशन का। एक्स अक्ष की दिशा में गतिमान कण का क्वेश्चन AIPMT 2007 में क्वेश्चन आया हुआ है, इससे पहला भी 2007 में आया हुआ था AIPMT 2007 में। और ये प्रीवियस ईयर के वो क्वेश्चन है, इससे भी इजी क्वेश्चन आए खूब, लेकिन मैं तुम्हें प्रीवियस ईयर में भी अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूँ। AIPMT 2007 में इससे भी इजी क्वेश्चन आए थे, लेकिन ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, जस्ट फोकस एंड पर ध्यान से समझना है क्वेश्चन को। एक्स अक्ष की दिशा में गतिमान एक कण के समय t पर त्वरण f का जो समीकरण है वो कौन सा है, f बराबर f नॉट 1 माइनस टी अपॉन टी, f बराबर f नॉट 1 माइनस टी अपॉन टी द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। तो f नॉट एवं t नियतांक हैं, तो t बराबर 0 पर कण का वेग 0 है, उसने ये चीज़ दी है भाई, t बराबर 0 पर कण की जो वेलोसिटी है वो कितनी है, t बराबर 0 पर कण का वेग 0 है, ये दिया है उसने, t बराबर 0 पर कण का वेग 0 है। तो उस क्षण पर कण का वेग क्या होगा जब f बराबर 0 हो, मतलब मुझे ज्ञात क्या करना है, मुझे ज्ञात करना है कि वह टाइम ज्ञात करना है, मुझे वह टाइम क्या होगा जब एट a इक्वल टू, अब इसने कण का त्वरण किससे रिप्रेजेंट किया, a की जगह f से रिप्रेजेंट किया है, कण का उस समय टाइम, उस समय ज्ञात करना है जब कण का त्वरण कितना हो 0। वो कह रहा है कि कण का वेग 0 है, तो कण का वेग क्या होगा जब त्वरण 0, सॉरी टाइम नहीं ज्ञात करना, हमें वो ज्ञात करना है कण का वेग कितना होगा, वेग कितना होगा, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल व्हेन एक्सेलरेशन इक्वल टू 0। कण का त्वरण 0 है तो उस टाइम में मुझे वेग ज्ञात करना है, कण का त्वरण 0 है तो उस टाइम पे मुझे वेग ज्ञात करना है। क्वेश्चन, ये इक्वेशन सिर्फ बहकाने के लिए दिया है, मैथमेटिक्स के विद्यार्थी हैं तो तुम्हें इस तरह से किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जस्ट इसे फियर, जस्ट ये एक फियर है और कुछ नहीं है। वो क्वेश्चन समझो, t बराबर 0 पे वेग उसने 0 दिया ही है, वो कह रहा है उस समय मतलब कण का त्वरण जब 0 है तो उस टाइम पे कण की वेलोसिटी याद करो, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल व्हेन एक्सेलरेशन इक्वल टू 0। तो अगर मैं बात करने लगूँ उस समय पे
तो मतलब ये चीज़ देखो, मैं पहले ही लिख देता हूँ। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें जो ज्ञात करना है वो ज्ञात करना है कण का वेलोसिटी ज्ञात करना है। कब? जब f कितना हो, 0। f अगर 0 है तो उस टाइम पे हमें कण का वेग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले त्वरण f है, तो f त्वरण को मैं क्या लिख सकता हूँ, dv/dt। क्या लिख सकता हूँ, f त्वरण को लिख सकता हूँ मैं dv/dt बराबर, ये f0 है, ये कितना आएगा 1 - t/t, और t क्या है मेरा, कांस्टेंट है। तो dt का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ से dt का मल्टीप्लाई इधर हो गया, और दोनों तरफ मैं क्या करूँगा, समाकलन। तो dv का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा मेरा, b आ जाएगा। f0 का f0 ही रहेगा, f0 तो कांस्टेंट है। t का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, t का इंटीग्रेशन, तो t तो कांस्टेंट है, तो ये कितना हो जाएगा t²/2t। t का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा t²/2, और t मेरा चल ही रहा है। अब ये आ गया मेरा b बराबर f0 t - t²/2t। अब वो कह रहा है कि कण का त्वरण ज्ञात, कण का वेग ज्ञात करो, कण का वेग ज्ञात करो। हमें वेग तो हमको पता पड़ गया, वेग का मान कितना है, f0 बराबर t × t² - 2t। लेकिन वेग किसका फलन है, समय का। वेग किसका फलन है, समय का, क्योंकि यहाँ t आ रहा है, तो हमें t तो पता ही नहीं है। कण का वेग ज्ञात करो जब f 0 है, जब f 0 मतलब f को मुझे 0 करना है, उस समय मुझे कण का वेग ज्ञात करना है। तो f 0 है तब हमें कण का वेग ज्ञात करना है। तो f कहाँ है, f को पकड़ो, कहाँ है, यहाँ, कहाँ है, यहाँ। f बराबर 1 - t/t। तो इसको मुझे किसके बराबर करना है, 0 के बराबर। चल बेटा अंदर, ये 0 में चला गया, तो यहाँ से क्या बात आई, 1 - t/t। तो यहाँ से मुझे समय मिल जाएगा। तो 1 - t/t बराबर 0, तो यहाँ से t/t बराबर कितना आ गया, ये इधर चला जाएगा, बराबर 1। तो t बराबर कितना आ जाएगा, t। तो t का जो मान है वो t पे, कण का त्वरण कितना है, 0। f को मैंने 0 किया, तो यहाँ से t बराबर t आ गया। अब मुझे उस टाइम पे वेग ज्ञात करना है जब कण का त्वरण 0 है। तो मुझे पता चला कण का त्वरण कहाँ पे 0 है, t बराबर t पे कण का त्वरण 0 है, उस टाइम पे मुझे वेग ज्ञात करना है। तो t की जगह क्या रख देंगे हम, t का मान रख देंगे। t की जगह इस इक्वेशन में मैं किसकी वैल्यू रख दूंगा, t की वैल्यू रख दूंगा। अब देखो इस इक्वेशन को मैं रब कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है, कॉपी करते चलना। तो यहाँ पे t की जगह t रख देंगे, तो b0 बराबर ये कितना हो गया, f0। t की जगह हमें वैल्यू आ गई t, तो ये आ गया t माइनस ये कितना आ गया t²/2t, t²/2t। तो ये देखो b0 बराबर f0, ये t²/2t, एक t से t कैंसिल, तो कितना बचा t/2, t²/2t, तो t/2, t में से t/2 गया तो कितना बचा t/2। तो मेरा आंसर जो आ गया वो कितना आ गया, f0 t/2। मतलब कैलकुलेशन वगैरह आप कर लोगे, समाकलन अवकलन में कोई दिक्कत हो तो उसे आप पढ़ो। और मेन चीज़ ये है कि मेन कंसेप्ट ये है कि कण का वेग उस समय ज्ञात करना है जब कण का त्वरण 0 हो। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल देन एट एक्सेलरेशन इक्वल टू 0, उस समय पे जब एक्सेलरेशन 0 हो। अगर ये आपने कर लिया तो फिर क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन को समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन समझ गए तो करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये मैं समझना गुरुजी डिफेंस में इतने लंबे क्वेश्चन आएंगे ही नहीं आएंगे, इतने लंबे क्वेश्चन नहीं आएंगे, न्यूमेरिकल नहीं आएंगे इतने लंबे, पर न्यूमेरिकल सिलेक्शन के लिए न्यूमेरिकल करना अति आवश्यक है। जब तुम उसेन बोल्ट 100 मीटर रेस के लिए कितना दौड़ता है, 10 किलोमीटर दौड़ता है। उसेन बोल्ट 100 मीटर रेस के लिए 10 किलोमीटर दौड़ता है, जिससे 100 मीटर में उसकी सांस ना थके और उसकी परफॉर्मेंस बनी रहे। रियलिटी की बात है, तुमसे कहा जाए ना 100 मीटर फुल ताकत से दौड़ो, तुम 100 मीटर फुल ताकत से नहीं दौड़ सकते, मात्र 30 या 40 मीटर फुल ताकत से दौड़ सकते हो। ये कहते हैं कि नहीं मैं 100 मीटर फुल ताकत से दौड़ सकता हूँ, तो कोई भी नहीं दौड़ सकता 100 मीटर फुल ताकत से, सिर्फ कुछ ही बंदों को छोड़कर जिन्होंने लंबी प्रैक्टिस है रेस की, वही 100 मीटर फुल ताकत से दौड़ सकते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करूँ, एक्स अक्ष पर किसी कण का समय t के संदर्भ में निर्धारित स्थान x बराबर 9t² माइनस t³ द्वारा व्यक्त किया जाता है। x बराबर 9t² माइनस t³ के द्वारा व्यक्त किया जाता है। x बराबर 9t² माइनस t³ के द्वारा व्यक्त किया, जबकि x मीटर में t सेकंड में हो, प्लस x दिशा में कण का स्थान क्या होगा जब उसकी चाल उच्चतम है। वो कह रहा है, बड़ी इजी क्वेश्चन है भाई। x दिशा प्लस x दिशा में कण का स्थान क्या होगा जब उसकी चाल उच्चतम है। वह समय क्या, जब उसकी चाल मैक्सिमम है, तो उस टाइम पे हमें कण का, देखो कि मैथमेटिक्स दी है उसने, उसमें पूरी मैथमेटिक्स, बायोलॉजी वालों ने ना नीट के उन्हें तो नीट में आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन जो मैथमेटिक्स आती है। तो बायोलॉजी में सिलेक्शन, नीट्स में अगर सिलेक्शन लेना है उसके लिए ज़रूरी है अवकलन समाकलन के न्यूनतम मान और मैक्सिमम मान की वैल्यू मस्ट रूप से आप पे आनी चाहिए। तो वो कह रहा है
कि उस समय विस्थापन क्या होगा, मतलब फाइंड दी विस्थापन जन वेलोसिटी इज मैक्सिमम। वेलोसिटी मैक्सिमम होती है तो मैं जानते हो मैक्सिमम मिनिमा की कंडीशन क्या होती है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। सबसे पहले देखो मैंने टी के सापेक्ष अवकलन कर दिया तो ये हो गया मेरा डी एक्स ओवर डी टी। तो 90 स्क्वायर का जो डिफ्रेंसिएशन हो गया 90 स्क्वायर का वो कितना हो गया 18t। 3t स्क्वायर का कितना हो गया, टी क्यू का कितना हो गया 3t स्क्वायर। सबसे पहले अब मुझे तो ये किसकी वैल्यू आ गई, बेग की। ये किसकी वैल्यू आ गई, बेग की। मुझे पूछ क्या कर रहा है, कण की, एक बार देख लेता हूँ। कण का स्थान क्या होगा जब उसकी चाल उच्चतम है, जब उसकी चाल उच्चतम है। बी है वेलोसिटी का फंडा। अब ये वेलोसिटी का फंडा b बराबर 18t माइनस 3 स्क्वायर, ये कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, b मैक्सिमम होना चाहिए। अब b मैक्सिमम किस पॉइंट पे होता है, अब देखो b मैक्सिमम अगर तुम्हें निकालना है तो जिस फलन का तुम्हें मैक्सिमम निकालना है उसी का अवकलन कर देते हैं। तो अवकलन कैसे करेंगे हम, dv ओवर dt अवकलन कर देंगे। तो ये किसके बराबर आ गया 18t, तो 18 के बराबर आ जाएगा माइनस 3t स्क्वायर कितना आ जाएगा 60, उसको 0 के बराबर कर दो। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 18 माइनस 18 बराबर 60, तो t बराबर कितना आ गया 3 सेकंड। और इसका मतलब t बराबर 3 सेकंड पर कण का वेग उच्चतम होगा। किसी भी राशि को तुम्हें उच्चतम और न्यूनतम ज्ञात करना है तो उस जगह पे क्या कर दिया करो, अवकलन कर दिया करो, और तो तुम्हें उच्चतम और न्यूनतम बिंदु अपने आप मिल जाएंगे। तो t का मान कितना आ गया 3, तो t का मान 3 उसमें रख दो। t बराबर 3 पर कण का वेग मैक्सिमम है तो हमें उस समय विस्थापन ज्ञात करना है। तो t का मान 3 रख दिया, तो 3 9 माइनस ये कितना हो गया 3 का वर्ग 27, 3 का क्यूब, तो 81 माइनस 27, 81 माइनस 81 में से आप कितना घटाओ 27 घटाओ तो कितना आ गया मेरा 54 मीटर। तो ये आप ऑप्शन कौन सा है आपका, जो ऑप्शन जो आपका सही है वो कौन सा है, सी ऑप्शन सही है 54। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में देखने लगूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 भी, कंफ्यूज करने वाला है थोड़ा सा। मगर है किसी कण ब्रह्मावस्था से आरंभ कर 4/3 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से गतिमान है तो ब्रह्मावस्था से तीसरे सेकंड में यह कितनी दूरी तय करेगा। वो कह रहा तीसरे सेकंड में तय की गई दूरी, मतलब ब्रह्मावस्था में चल रहा है तो सबसे पहले u का मान 0, और वो कह रहा है कि एक कण ब्रह्मावस्था से आरंभ कर 4/3 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण से गतिमान है। तो a का मान कितना दिया है 4/3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 4/3 मीटर। तो ब्रह्मावस्था से तीसरे सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा, ब्रह्मावस्था से तीसरे सेकंड में तय की गई दूरी तो क्या होती है 3 सेकंडों में दूरी नहीं पूछ रहा है, वो तीसरे सेकंड में तय की दूरी पूछ रहा है। तो nवें सेकंड में तय की दूरी का फॉर्मूला होता है u + 1/2a 2n - 1। तो s बराबर u की वैल्यू कितनी है मेरी 0, ब्रह्मावस्था से चालू कर रहा है 1/2a, a की वैल्यू कितनी है 4/3, तीसरे सेकंड में n बराबर 3, 3 दूनी 6, 6 - 1 कितना आ गया 5, तो ये 2 से 2 आ गया, 5 दूनी 10, 10/3 मीटर। ये मेरा क्या हो गया आंसर 10/3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 8 जिसका आंसर कितना है 10/3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, AIPMT नीट्स में आए हुए क्वेश्चन है और बहुत अच्छा है, 2008 में आया हुआ है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखो भाई, क्वेश्चन देखो, वो कह रहा है कि यदि कण अचर त्वरण से सीधी रेखा में चल रहा है, कोई कण अचर त्वरण से सीधी रेखा में चल रहा है टी सेकंड में उसकी वैल्यू 10 मीटर प्रति सेकंड से कितनी हो जाती है 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है, और इस दौरान वो कितनी दूरी तय करता है 135 मीटर। इस दौरान वो 135 मीटर दूरी तय करता है, तो टी का मान ज्ञात करो। वो कह रहा है कि कण का वेग टी सेकंड में 10 से 20 हो जाता है, तो इस दौरान 120 मीटर दूरी तय करता है। तो मेरे पास प्रारंभिक वेग है, अंतिम वेग है और विस्थापन है, तो मैं कैसे उपयोग करूंगा b² बराबर u² प्लस 2as, b² बराबर u² प्लस 2as। तो अंतिम वेग कितना है मेरा 20, तो 20 का वर्ग कितना हो गया 400, और u कितना प्रारंभिक कितना है मेरा 10, तो 10 का वर्ग कितना हो गया 100 इंटू 2as, a मुझे ज्ञात करना, s कितना है मेरा 135 है मेरा a, तो 400 माइनस 100 कितना हो गया 300, 135 में 2 का डिवाइड किया तो कितना होएगा 270, तो 135 तो 300 बराबर है कितना हो गया 270 a, 400 में 100 300 135 270 a। तो यहाँ से एक ही जो वैल्यू आ गई, 0 से 0 मेरी कैंसिल हो गई, और 30/27, 30/27 को तुम क्या लिख सकते हो, इसको तुम चाहो तो 3 से काट सकते हो, कितनी हो गई 10/9,
10/9 कड़ का त्वरण आ गया मेरा, कितना आ गया डायरेक्ट 10/9। अब मुझे क्या ज्ञात करना है, समय टाइम टी ज्ञात करना है। तो टी ज्ञात करना है तो मैं किसका इस्तेमाल करूँगा, एस बराबर यू टी प्लस बी बराबर यू प्लस ए टी। तुम अब तो किसका भी इस्तेमाल कर लो, एस बराबर यू टी प्लस हाफ टी का ई टी का होल स्क्वायर कर लो, क्योंकि तुम्हारे पास एस है ही है, यू है ही है, और टी तो ज्ञात करना है, पर उससे तुम्हें द्विघात समीकरण बनेगा, दिक्कत आएगी। तो ये देखो बी बराबर यू प्लस ए टी, अंतिम जो लेंगे हम बी का मान वो आएगा 20, यू का मान कितना आएगा 10, ए का मान हमें पता ही पड़ गया कितना है, ए हमने अभी ज्ञात किया 10/9। यहाँ से कितना आएगा टी, तो 20 माइनस 10 कितना आएगा, 10 के बराबर आएगा। 10 बराबर कितना आ गया 10/9 इंटू टी, तो 10 से 10 कैंसिल, तो यहाँ से 10/9, तो टी बराबर कितना आ गया 9 सेकंड। टी बराबर कितना आ गया मेरा 9 सेकंड, टी बराबर 9 सेकंड। विच ऑप्शन इज राइट मेरा, बी ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 जो है मेरा वो है, एक कण के लिए दूरी समय वक्र इस प्रकार दिखा गया है कि इसका अधिकतम तात्कालिक वेग वक्र के किस बिंदु पे होगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है अधिकतम वेग किस बिंदु पे होगा। इस टाइप का वक्र है, ये विस्थापन है x और ये समय है। अब देखो भाई, अब वो एक बात कह रहा है तुमसे ए बी सी डी, मतलब बी से यहाँ पे है, सी यहाँ पे है कोई पॉइंट, और डी यहाँ पे जब कर्व झुकना स्टार्ट हो जाता है। अब कण का वेग किस बिंदु पर अधिकतम होगा। तो सबसे पहले देखो वेग समय विस्थापन वक्र का ढाल, हमने एक चीज़ पढ़ी थी b बराबर डी एक्स ओवर डी टी, जिसे हम बोलते थे वेग समय विस्थापन वक्र का ढाल, मतलब tan थीटा। वेग समय विस्थापन वक्र का ढाल किसके बराबर होता है, कण के वेग के बराबर होता है। अब वो यही बात पूछ रहा है कि किस समय पे कण का वेग इसका अधिकतम तात्कालिक वेग वक्र के किस बिंदु पे होगा। तात्कालिक मतलब किसी क्षण पे वेग, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बी सी और डी मतलब किस क्षण पे उसका वेग अधिकतम होगा। अगर मैं बात करने लगूँ किस क्षण पर इसकी वेलोसिटी अधिकतम होगी, तो एक बात देखो किस क्षण पर इसकी वेलोसिटी अधिकतम होगी। तो अगर मैं देखने लगूँ तो कण का जो वेग होता है ना वो निर्भर करता है ढाल पे। यहाँ कोण कितना है थीटा, यहाँ कोण कितना है मेरा थीटा, फिर मेरा कोण और कम हो जाएगा डी पे। एक्स अक्ष के साथ जो सबसे अधिक कोण बनाएगा tan थीटा, मतलब जिसके लिए थीटा सबसे अधिक होगा, एक्स अक्ष के समांतर रेखा खींच दो, और जिसके लिए थीटा सबसे अधिक होगा उसी का जो वेग होगा वो सबसे अधिक होगा, उसी का वेग। क्योंकि वेग विस्थापन समय वक्र का ढाल किसके बराबर होता है, वेग के। ऐसे रेखा खींच दो, तो रेखा खींचेंगे तो जैसे यहाँ पर रेखा खींची बिंदु बी पे, तो ये अभी बढ़ रहा है, तो बी से वेग बढ़ रहा है। इधर देखो, और सेकंड मेथड देखो, पहले तो ये हो गया, सेकंड मेथड देखो, ये बी पॉइंट है, ये सी है और ये डी है। पहला देखो जब विस्थापन बढ़ता है वेग कितना होता है, वेग का फॉर्मूला क्या होता है मेरा डी एक्स ओवर डी टी। इफ एक्स इज इंक्रीज देन वेलोसिटी ऑल्सो इंक्रीज। ये क्या है, तो विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, वेग। अगर मेरा डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है, तो डेफिनेट है कि वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज। डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी डेफिनेटली इंक्रीज होगी। तो यदि विस्थापन बढ़ रहा है तो वेग बढ़ेगा और वेग धनात्मक होगा, यदि विस्थापन घट रहा है तो वेग घटेगा। अब पहले देखो, जैसे वो पार्टिकल बी पे था तो वो ज़्यादातर कहाँ जा रहा था, इधर बढ़ तो रहा था लेकिन इधर जा रहा था काफ़ी। ले जैसे वो सी पे देखें तो वो डायरेक्ट कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर। विस्थापन सबसे तीव्र गति से इस पॉइंट पर, इस इंटरवल में बढ़ रहा है, इस इंटरवल में विस्थापन सबसे तीव्र गति से बढ़ रहा है। जैसे ही वो डी पे आता है तो इसके बाद वो इधर चलने लगता है, तो देखो विस्थापन कब बढ़ेगा, जब पार्टिकल ऊंचा जाएगा, और विस्थापन बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी। वो इधर जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, सिर्फ क्या बढ़ रहा है, समय बढ़ रहा है। इधर जा रहे हो तो सिर्फ समय बढ़ रहा है, तो इसलिए डी पे तो वेलोसिटी क्या हो रही है, बहुत कम होती जा रही है। और सी पे इस इंटरवल में वेलोसिटी सबसे अधिक है, क्योंकि इस इंटरवल में जो डिस्प्लेसमेंट है वो डायरेक्ट बढ़ रहा है। ध्यान रखना है, यदि डिस्प्लेसमेंट इज इंक्रीजिंग देन वेलोसिटी पॉजिटिव एंड डिस्प्लेसमेंट इज डिक्रीजिंग, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डिक्रीजिंग तो विस्थापन में परिवर्तन की दर कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। तो मेरा जो वेग हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो ये मेरा ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन कौन सा सही हो गया मेरा, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन में वेग जो है वो सबसे तीव्र गति से बढ़ रहा है, तो इस टाइम पे बल्ब की वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। क्वेश्चन नंबर 11,
जो कि काफ़ी इजी क्वेश्चन है। और ये लास्ट क्वेश्चन है इसके, ये हमने एडवांस इलस्ट्रेशन कुछ डाले हैं। और भी यदि आपको और भी एडवांस इलस्ट्रेशन चाहिए सर, वी वांट मच मोर क्वेश्चंस टू सॉल्व एंड ऑल ऑफ AIPMT क्वेश्चंस, तो मैं सारे अगर AIPMT क्वेश्चनों के सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में एक बार बताना। तो आई एम कम्प्लीटली रेडी टू सॉल्व क्वेश्चन प्रैक्टिस, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट, बट concept practice is more important than question practice, concept also more important. So first you have to take subjective lectures and conceptual lecture and so further video. तो मैं जो वीडियोज़ वगैरह लेनी है, इससे पहले जो वीडियो डाल चुकी हैं वो वीडियो को लो, कंसेप्ट की वीडियो को लो, उनको ढंग से पढ़ो, देखो और समझो, और इसके बाद क्वेश्चन सेट की प्रैक्टिस करो। और अगर प्रैक्टिस करनी है ढंग से तो पहले ऐसा किया करो, कॉपी को वीडियो को पॉज किया करो, क्वेश्चन को करने की कोशिश किया करो, तब क्वेश्चन नहीं हो तो उसे देखा करो। क्वेश्चन, एम द्रव्यमान का कण क्षैतिज दिशा में 45 डिग्री का कोण बनाते हुए, एम द्रव्यमान का कण क्षैतिज दिशा में 45 डिग्री का कोण बनाते हुए b वेग से छोड़ा जाता है, तो कण के समतल जमीन तक उतरने में उसके संवेग में परिवर्तन होगा। तो भाई यदि कण को हम b वेग से छोड़ते हैं, किसी कण को हम थीटा कोण पर छोड़ते हैं और वो ज़मीन तक पहुंचता है, तो उसके संवेग में परिवर्तन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2mb sin थीटा। कितना होता है? 2mb sin थीटा। तो 2 × mb, कण का द्रव्यमान नहीं दिए, द्रव्यमान तो m है, वेग भी है, थीटा कितना है 45 डिग्री, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, यहाँ से ये आएगा तो आंसर कितना आ जाएगा √2mb। तो ध्यान रखना इस बात को, ये फॉर्मूला विशेष इंपॉर्टेंट है कि कण के संवेग में परिवर्तन कितना होता है 2mb sin थीटा, कण के संवेग में परिवर्तन 2mb sin थीटा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर आ गया वो कौन सा आ गया? ए ऑप्शन। और जय हिंद, जय भारत, 360 डिग्री डिफेंस एकेडमी भारत।